हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मानव जनन का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे कि लैंगिक जनन क्या होती है, मानव में कैसे जनन होते हैं, मानव क्या होते हैं और लैंगिक जनन की कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती है। ये सारा चीज हम लोग लेक्चर फर्स्ट में किए थे। और इस लेक्चर हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से इवेंट होते हैं, यानी कि जनन में किस प्रकार के इवेंट होते हैं। हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोग सृष्टि द विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा है टॉपिक में आपका मानव में लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी कि जब कोई मानव लैंगिक जनन करता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं किसकी, युग्मक जनन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, युग्मक जनन की बात करेंगे। यानी कि ये जो होता है नंबर 1 पे आता है, यानी कि जब कोई मानव लैंगिक जनन करना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले कौन आते हैं, युग्मक जनन। दूसरा में है हमारा कौन, वीर्यसेचन। क्या है, वीर्यसेचन। ध्यान देना, ये आपका सेकंड नंबर है। तीसरा आपका है, पहले एक बार इसको डिटेल कर देते फिर उसको समझा देंगे आपको। तीसरा हमारा क्या है, निषेचन, यानी कि ये हो गया थर्ड नंबर। और ये हमारा हो गया फोर्थ। लिखा है ब्लास्टोसिस्ट का विकास एवं निर्माण। उसके बाद 5 नंबर पे है आपका अंतरोपण। 6 नंबर पे है गैस्टेशन। 7 पर आपका है सगर्भता। 8 पर है प्रसव और 9 पर है सबसे अंतिम दुग्ध श्रवण। तो ये स्टेटमेंट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन किसके बाद प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन हमारा युग्मक जनन, फिर से देख लीजिए, गैमेटोजेनेसिस, वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट का विकास एवं निर्माण, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड फॉर्मेशन। उसके बाद अंतरोपण, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन का गैस्टेशन ही होता है, सगर्भता, उसके बाद होता है आपका सगर्भता का मतलब पार्चुरेशन। ठीक है, उसके बाद है प्रसव, दुग्ध श्रवण यानी कि लैक्टेशन की प्रक्रिया। तो ये सारा चीज, यानी कि ये हो गया प्रेगनेंसी हो गया, ये आपका पार्चुरेशन, ये हो गया हमारा लैक्टेशन। तो टोटली ये हमारा है मानव में लैंगिक जनन की घटना है। अब बात करते हैं युग्मक जनन क्या होता है। तो युग्मक जनन में नर युग्मक, ठीक है, क्या होता है बाबू, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये होता है नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि इसका मतलब क्या कि शुक्राणु, ठीक है, और इसका मतलब क्या, अंडाणु। तो ये दो चीजों का निर्माण होता है, एक आपका शुक्राणु का निर्माण होता है और एक आपका अंडाणु का। ये जो हमारा है इस तरह के देखे होंगे डायग्राम जो स्पर्म के होते हैं और इस तरह के देखे होंगे डायग्राम जो कि हमारे अंडाणु के होते हैं। तो ये हमारा था युग्मक जनन, यानी कि जब मानव में लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है क्या, युग्मक जनन, या सिंपली बोल सकते हो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। तो ये था हमारा पहला। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेकंड में देखते हैं हम लोग है वीर्यसेचन है। सर ये क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं केवल। वीर्यसेचन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये एक तरह का हमारा मादा जनन तंत्र हो गया। ठीक है, अभी पढ़ेंगे जब वीर्यसेचन आएगा तो और भी इसको डिटेल करेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, अभी थोड़ा सा खाली देख लो कि है क्या एक्चुअली। ठीक, तो ये मान लो हमारा स्पर्म हो गया, स्पर्म होगा ये। ठीक है, तो जब सीमेन, यानी कि वीर्यसेचन को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो जब सीमेन यानी कि जब वीर्य मादा जनन तंत्र के योनि में प्रवेश करता है, जब सीमेन यानी कि वीर्य मादा जनन तंत्र के योनि में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, वीर्यसेचन। तो ये जो एंट्री लेगा, ठीक है, ये जो एंट्री लेगा इसे हम क्या कहेंगे बाबू, वीर्यसेचन कहा जाता है। सिंपली बात कि संभोग के द्वारा या संभोग के दौरान, ठीक है, जब नर का वीर्य मादा के योनि में ट्रांसफर होता है, जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या,
वीर्यसेचन। तो हमारा सेकंड नंबर भी होता है समाप्त। ठीक है, अभी समाप्त नहीं है, बहुत चीज में बाकी है, हम लोग डिटेल करेंगे बारी बारी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते थोड़ा सा, खाली यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको सिखाना है खाली। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है तीसरा निषेचन। तो मान लीजिए ये हमारा एक स्पर्म है और ये हमारा एक ओवा है। तो जब ये दोनों संलयन करते हैं, क्या करते हैं, संलयन करते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा बाबू, निषेचन कहा। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का विकास। आपको पता है कि मान लीजिए ये जाइगोट हुआ, ठीक है, यानी कि ये हमारा स्पर्म, ये हमारा अंडाणु, जब दोनों बना तो ये बनाए है क्या, युग्मनज। क्या बनाए, युग्मनज। तो युग्मनज से बनता है मोरुला, मोरुला जहां पर 4 से 8 सेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद बनता है ब्लास्टुला। ठीक है, क्या बनेगा, ब्लास्टुला, जहां पर 16 से 32 सेल होते हैं। उसके बाद बनता है बाबू क्या, आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, जहां पर 64 से, ध्यान दीजिएगा, 64 से 128 सेल होते हैं। और इसके बाद एक और स्टेज आता है जिसका नाम है गैस्ट्रुला। ठीक है, गैस्ट्रुला, जो कि हमारा एक टॉपिक में गैस्टेशन दिया गया है। और इसके बाद बनता है क्या गुरु, भ्रूण बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं युग्मनज का, यानी कि टॉपिक हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का विकास एवं निर्माण। तो हम लोग ने यहां पर देखा कि जब स्पर्म और ओवा संलयन किए तो क्या बना दिए, युग्मनज बनाए। अब युग्मनज से डेवलप करके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, युग्मनज डेवलप करके क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। लेकिन डायरेक्ट तो बनता नहीं है, तो युग्मनज के बाद क्या बनेगा, एक मोरुला बनता है। ठीक है, जहां पर 4 से 8 सेल पाए जाते हैं। मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनता है, जहां पर 16 से 32 सेल पाए जाते हैं। और ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट पाए जाते हैं, जहां पर 64 से 128। तो हमारे टॉपिक में क्या कह रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का विकास। तो ये हमारे निषेचन के बाद युग्मनज बने, और युग्मनज के बाद क्या बनता है हमारा, ब्लास्टोसिस्ट का विकास होता है। ठीक है, यही आपका ब्लास्टोसिस्ट, और लास्ट में आपका गैस्ट्रुला, तब आपका भ्रूण, उसके बाद संतान की उत्पत्ति होती है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका हो गया। उसके बाद होता है बच्चा क्या, अंतरोपण। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इधर ध्यान देना कि ये जो मान लो डायग्राम हमारा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना एकदम, ये तो इसको हम बोलते हैं अंतःगर्भाशय। क्या बोलेंगे, अंतःगर्भाशय। ठीक है, और आपको बता दे, अंतरोपण का मतलब जहां पर ब्लास्टोसिस्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहां पर जैसे मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट का एक सेल है। ठीक है, क्या है, एक कोशिका है ब्लास्टोसिस्ट का। तो जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के एक परत, यानी कि अंतःगर्भाशय, यानी कि गर्भाशय में 3 गो स्तर, अंतःगर्भाशय, मध्य गर्भाशय और परिगर्भाशय। तो जब ब्लास्टोसिस्ट, ये मान लो हमारा क्या होगा बाबू, ये हो गया हमारा ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ठीक है, तो जब ब्लास्टोसिस्ट अंतःगर्भाशय पर क्या होता है, रोपित होता है या सेचित होता है, उसे कहा जाता है क्या, अंतरोपण कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, अंतरोपण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है क्या हमारा गैस्टेशन, यानी कि जो गैस्ट्रुला बनता है, अब बनेगा भ्रूण। ठीक है, ठीक, ये हमारा था अभी तक 6 तक। उसके बाद है सगर्भता। तब उसके बाद जब आपका गैस्टेशन होता है, गैस्टेशन के बाद भ्रूण बनता है, तब कोई महिला क्या होती है, सगर्भता। सगर्भता मतलब गर्भ को धारण करना। ठीक है, क्या होता है, गर्भ को धारण करना। सगर्भता का मतलब ही होता है गर्भ का धारण करना। तब उसके बाद माँ जो होती है क्या होती है, प्रेगनेंसी में चली जाती है, तो उसी को बोलते हम लोग क्या, सगर्भता बोलते। ठीक है, उसके बाद उनमें होता है प्रसव।
प्रसव को हम अपनी भाषा में बोलते हैं डिलीवरी। तो जब सगर्भता हो जाता है यानी कि गर्भ का धारण कर लेती है, उसके बाद होता है क्या हमारा प्रसव यानी कि डिलीवरी होता है, और तब उसके बाद लास्ट में होता है कि आपका दुग्ध श्रवण यानी कि लैक्टेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये टोटली था हमारा क्या मानव में लैंगिक जनन की घटनाएं। तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए, तो ये था हमारा मानव में लैंगिक जनन की घटनाएं। अब बारी बारी से सारे घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, बात करते हैं अगर हम, ठीक है, अगर हम मान लीजिए बात करते हैं युग्मक जनन की, किसकी बात करेंगे, युग्मक जनन की अगर बात करें, ठीक है, युग्मक जनन की, तो आपको इतना तो पता है कि सर युग्मकों के निर्माण को, ठीक है, युग्मकों के निर्माण को, युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। बोलिए, इतना बात समझ में आया कि कह रहा है क्या कि सॉरी, युग्मक जनन यानी कि युग्मकों के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। यानी कि जहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या बाबू, युग्मक जनन कहते हैं। तो इसमें दो टर्म होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने विधि होती है, दो विधि होती है। चलिए, तो एक विधि होती है बाबू क्या, शुक्र जनन होती है। क्या होती है गुरु, शुक्र जनन। ठीक है, और एक होता है क्या, अंड जनन। क्या होता है, अंड जनन होता है। ध्यान दीजिएगा, तो दो विधि, एक होता है हमारा शुक्र जनन यानी कि युग्मक जनन जो होता है, पहली घटना है हमारा लैंगिक जनन का मानव में। तो युग्मक जनन का मतलब कि जिसमें युग्मकों का क्या हो, निर्माण हो, उसे कहा जाता है क्या, युग्मक जनन। ठीक है, तो इसमें दो टर्म, एक आपका आया शुक्र जनन और एक आपका आया अंड जनन, राइट। तो यहां पर बच्चा शुक्र जनन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि सबसे पहली बिंदु इसमें होगा शुक्राणु का निर्माण। क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हुआ शुक्राणु का निर्माण, तो यहां पर क्या होगा, अंड जनन में अंडाणु का निर्माण। क्या होगा बाबू, अंडाणु का निर्माण। बोलिए, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा दो बिंदु पहले, एक शुक्र जनन में शुक्राणु का निर्माण, एक अंड जनन में अंडाणु का निर्माण। अब आपको बता दे कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में। किसमें होता है, वृषण में होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को हम अभी आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको हम पढ़ाएंगे वृषण कि किस प्रकार से शुक्राणु का पहले निर्माण होता है, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे की ओर ले चलेंगे। कोई दिक्कत, अभी अगर समझा देंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम जैसे जैसे हमारा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। इस टॉपिक को हम लोग यही थोड़ा सा के लिए रोकते हैं, थोड़ा सा के लिए उसको बैक करते हैं और हम लोग सीधे चलते हैं कहां पर, मानव जनन तंत्र की ओर, जहां पर हमारा कौन इंतजार कर रहा है, वृषण इंतजार कर रहा है। ताकि आपको पता है कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, वृषण में होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कहां पर, सीधे मानव जनन तंत्र की ओर। यहां पे भी पढ़ेंगे हम, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारा चीज यहाँ पर पढ़ना भी है, बहुत चीज बाकी अभी आपको है। ठीक है, अभी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव जनन तंत्र की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं बाबू किसकी, मानव, ठीक है, मानव में क्या बात करेंगे, किसकी, मानव में बात करेंगे हम लोग नर की। किसकी बात करने वाले हैं, नर की। जनन, जनन तंत्र। ठीक है, जनन तंत्र। तो ये आपका था मानव जनन तंत्र, यानी कि नर जनन तंत्र में आपकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, नर जनन तंत्र की हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नर जनन तंत्र जो होता है
दो तरह से होते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। एक होता है हमारा कौन? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। कौन होता है बाबू? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, एक हो गया आपका कौन? प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया। और दूसरा जो होता है हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, कौन होता है? द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। ध्यान से समझिएगा एकदम। ठीक है, तो देखिए यहां पर यानी कि दो कंडीशन अप्लाई हुआ। नर जनन तंत्र में दो चीज, एक हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग, एक हो गया हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस प्राथमिक लैंगिक अंग में, तो हम बात किसकी करेंगे? बोलिए, वृषण की करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है किसकी करेंगे? वृषण की करेंगे सर, क्योंकि प्राथमिक लैंगिक अंग होता कौन हमारा है? वृषण होता है। अगर हम बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग की, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। द्वितीयक लैंगिक अंग की अगर बात करते हैं, इसमें तीन बात आती है। कितने? तीन बात। ध्यान दीजिएगा, एक, दो और तीन। तो इसमें तीन बात आती है। पहला आएगी क्या? बाह्य जननेंद्रिय। क्या आएगा? बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बाह्य जननेंद्रिय में आता है बाबू क्या? पेनिस आता है। क्या आता है? पेनिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शिश्न बोला जाता है। तो हम सबसे पहले द्वितीयक लैंगिक अंग में किसकी बात करेंगे? पेनिस की। उसके बाद आती है गुरु सहायक नली। क्या आती है? सहायक नली आती है। अब सहायक नली में पहला बिंदु जो होता है वो होता है हमारा वृषण जालिका। ठीक है, क्या होगा? वृषण जालिका। ठीक है, तो ये हो गया पहला बिंदु हमारा वृषण जालिका। दूसरा होगा हमारा क्या? शुक्रवाहक नली या शुक्रवाह। ठीक है, शुक्रवाहक नली। तीसरा हो जाएगा क्या बाबू? अधिवृषण। क्या हो जाएगा? अधिवृषण। और लास्ट जो होगा हमारा शुक्रवाहिनी नली हो जाएगा। क्या होगा? शुक्रवाहिनी नली हो जाएगा। ठीक है, ये होया हमारा चार। यानी कि मानव के नर जनन तंत्र में चार प्रकार की सहायक नलियां होती है। पहला है वृषण जालिका, इसको रेटिटेस्टिस बोलते हैं। वैस इफरेंसिया शुक्रवाहक नली, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, उसके बाद शुक्रवाहिनी नली वैसा डिफरेंसिया। तो ये चार प्रकार की आपकी नली होती है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं तीसरा, यानी कि तीसरा है बाबू क्या? सहायक ग्रंथि। क्या है गुरु? सहायक ग्रंथि। तो इसमें फर्स्ट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो फर्स्ट होगा वो हमारा है क्या? शुक्रिय प्लाज्मा। क्या होगा? शुक्रिय प्लाज्मा। चलिए ध्यान समझिए तब। उसके बाद दूसरा जो होगा बाबू क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होगी? प्रोस्टेट ग्रंथि को हम बोलते हैं हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरस्थ ग्रंथि। ठीक है, यानी कि दो बात, एक प्रोस्टेट ग्रंथि कहो या चाहे पुरस्थ ग्रंथि कहो। तीसरा जो होगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो होगा कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? कंद मूत्र पथ ग्रंथि, जिसको हम बोलते क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। फिर से पुनः चलते हैं। तो नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांट दिया हम लोग? ठीक है, कितने भागों में? दो में। एक है प्राथमिक लैंगिक अंग और एक है हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम लोग? वृषण की। किसकी? वृषण की। और द्वितीयक लैंगिक अंग में बात करेंगे बाह्य जननेंद्रिय, जिसमें पेनिस आ गया, सहायक नली जिसमें कि वृषण, शुक्रवाहक नली, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी नली, और उसके बाद द्वितीयक लैंगिक अंग में जो होगा वो हमारा आएगा सहायक ग्रंथि। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके लिए आप लोग उसके लिए थोड़ा सा घबराइए मत, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम था
ठीक है, तो हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं गुरु। नर जनन तंत्र यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग जिसमें वृषण आते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग जिसमें बाह्य जननेंद्र यानी कि पेनिस, सहायक नली और आपका सहायक ग्रंथि। तो वृषण जालिका, शुक्रवाहक नली, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी नली, शुक्रिय प्लाज्मा, प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रस्थ ग्रंथि, एक होता है कंद मूत्र पथ ग्रंथि। तो ये टोटली हमारा क्या है, नर जनन तंत्र। जब इतना हम पढ़ लेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्लियर होगा हमारा। सोचिए कि हमको 7 टॉपिक पढ़ना है और इस चैप्टर का पहला टॉपिक में इतना चीज आपको अध्ययन करना, स्टडी करना एकदम बारीकी से, ताकि आपको कंपटीशन, नीट प्लस में बिहार बोर्ड एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पर जाकर प्रेम से एकदम, ठीक है, सृष्टि द विजन को क्या करना पड़ेगा, आपको दबाना पड़ेगा, उस पर बटन दबाना पड़ेगा, उसको लाइक करना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ऐसा ऐसा वीडियो मिलेगा, ताकि आप हर क्षेत्र में किसी से भी लड़ने योग्य हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहां जाइएगा, यूट्यूब पर जाकर क्या उसको सर्च कीजिएगा, सृष्टि द विजन, तब जाके ऐसे ऐसे वीडियो से आपको भेंट मुलाकात होगा, समझ लो। ठीक, ये है हमारा, ठीक, इतना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाबू, क्योंकि वहां एक टॉपिक छोड़े थे, हम ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक टॉपिक छोड़ कर गए हैं कि हमने कहा है क्या कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन। और शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु की प्रक्रिया कहां होती है, सारा का सारा वृषण में। तो अब बताइए कि ये जो हमारा वृषण है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो ये था हमारा शुरू से, ये था पूरा घटना, ठीक है, लैंगिक जनन की घटना था। ठीक, ये हो गया हमारा युग्मक जनन, जो उसमें पहला घटना हो गया हमारा। ठीक है, ये पहला घटना हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहां पर, तो ये हो गया नर जनन तंत्र और इसमें हो गया हमारा वृषण। तो अब हम बात करने वाले टोटली किसकी है, वृषण के हैं। ठीक है, इसकी वृषण की। तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा, एक अध्याय हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वृषण। तो कहीं जाइएगा मत, पुनः आते अपने टॉपिक पे। ठीक है, एक हमारा हो गया, देखिए आ गया आपका डायग्राम, ये है हमारा वृषण यानी कि टीएस स्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर वृषण की, अगर बात कीजिए आप थोड़ा सा, किसकी बात करेंगे, वृषण की अगर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला बिंदु अगर हम बात करते हैं कि ये जो होता है कैसा होता है, एक जोड़ी होता है। कैसा, एक जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी मीन्स यानी कि वृषण जो होंगे हमारे मानव में कितना, दूगो होगा, कितना, दूगो, सॉरी, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है मानव में, कितना जोड़ी, एक जोड़ी। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट इसमें है ये कि इसकी जो लंबाई होती है, ध्यान समझिएगा एकदम, इसकी लंबाई जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। किसकी हम बात कर रहे हैं, वृषण की, ये अभी समझाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो चौड़ाई जो होती है कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो हमने अभी 2 पॉइंट आपको बताया, पहला ये कि वृषण मानव में कितना जोड़ी, एक जोड़ी, वृषण की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरा बिंदु ये है बाबू कि यह, ठीक है, यह जो होता है, यह मानव शरीर के, मानव के शरीर, ठीक है, चाहे मानव शरीर के लिए, एक मिनट, मानव शरीर के बाहरी भाग पर पाया जाता है। कहां पर, बाहरी भाग पर। ठीक है, बाहरी भाग पर पाया जाता है। बोलिए कोई दिक्कत। तो ये था हमारा 3 पॉइंट अभी। ठीक है, पहला था कि मानव में वृषण कितना जोड़ी, तो एक जोड़ी, सही बात सर। इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। तीसरा है यह मानव शरीर के बाहरी भाग पर पाया जाता है। तो बोलिए इतना पहले समझ में आया आपको। दूसरा चीज कि अगर कोई पूछे कि सर वो बाहर क्यों पाया जाता है,
तो बाहर पाया जाता है किसके वजह से? तापमान के वजह से, तापमान के कारण। ठीक है, यानी कि तापमान के कारण जो होता है बाबू, हमारा जो टेस्टिस होता है वो कहां पाया जाता है? बाहरी भाग पर पाया जाता है। ठीक है, कहां पर? बाहरी। ऐसे बहुत सारे जंतु हैं, जानवर हैं, जिनके टेस्टिस आपके शरीर के आंतरिक भाग में होता है, लेकिन हम लोग का बाहर। तो जो एक प्रश्न बड़ा बढ़िया आता है कि सर आखिर बाहरी भाग पर होता क्यों है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो मान लो हो गया कि सर बाहरी भाग पर होता है, किसके कारण सर? तापमान का। सर तापमान क्या मतलब? तापमान से क्या मतलब है सर? तो ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु का जो निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण जो होता है उसके लिए ध्यान दीजिएगा एकदम, 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वाह, ठीक है, ध्यान देना। हमने क्या बताया आपको कि हमने कहा कि वृषण जो होता है मानव शरीर के बाहरी भाग पर पाया जाता है, और फिर हमने कहा किसके कारण पाया जाता है? तो तापमान के कारण। काहेला? तो भैया शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कितना डिग्री पर? 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर निर्माण होता है। और हमारे शरीर का तापमान कितना होता है ये भी बता दीजिए। शरीर का जो तापमान होता है बाबू, वो होता है नॉर्मल तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तब ये बताइए कि अगर वृषण शरीर के अंदर रहता तो क्या वो इतने तापमान को सरवाइव कर पाता? नहीं सर, उतना तो ज्यादा हो जाता, 37। तो फिर इसके कारण हमारे शरीर में, हमारे वृषण में फिर आपका शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। यदि शुक्राणु का निर्माण नहीं होता तो हमारे देश में इतनी जनसंख्या, हमारे जाति, हमारे वंश का विकास नहीं होता। तो सबसे मेन फंडा क्या आपका है? तापमान। तो तापमान के कारण ही वृषण जो होते कहां होते? शरीर के बाहरी भाग पर पाए जाते। तो बोलो इतना पॉइंट समझ में आया कि ना? प्लीज इतना बताइए, बोलिए, इतना समझ में आया कि वृषण के बारे में कुछ पॉइंट समझ में आया? ठीक, तो ये देखिए कुछ हम डायग्राम लाए हैं। वृषण की लंब काट यानी कि एलएस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर आपका है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, ये हो गया पूरा वृषण, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमारा जो है ये बाहरी भाग जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? वृषण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण कोश, यानी कि स्कॉटम जिसको बोलते हैं। उसके बाद गुरु ये जो है, ध्यान देना, यानी कि ये किससे बना है? ट्यूनिका वैजिनलिस। ठीक है, ट्यूनिका वैजिनलिस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सबका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो वृषण के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वृषण कोश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, और ये हो गया ट्यूनिका वैजिनलिस। ये जो पॉइंट देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो ना अंदर से, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग का ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो आप देख रहे हो, ये वाला आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम, इसको बोलते हैं वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और ये जो होता है हमारे वृषण में 200 से 250 होता है। कितना होता है? 200 से 250 होता है। ठीक है, याद रखना कि वृषण में वृषण पालिका की संख्या कितनी होती है? 200 से 250। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि लिखा है ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, यानी कि शुक्रजनक नालिका। बात किसकी कर रहा है? इसके अंदर जो बना हुआ है, अंदर देख रहे हैं, अंदर ये सारे को क्या कहता है? शुक्रजनक नालिका। और शुक्रजनक नालिका जो होती है 1 से 3 होती है। किसी भी वृषण पालिका में शुक्रजनक नलिका की संख्या 1 से 3 होती है। बोलिए, इतना समझ में आया समझ में? नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है वैस डिफरेंशिया, जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी नली। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी नली, जो हमारे नर जनन तंत्र के सबसे बड़ी सहायक नली मानी जाती है। ठीक है, कौन सी नली मानी जाती है? ये सबसे बड़ी सहायक नली होती है। कौन सी नली बाबू?
सबसे बड़ी सहायक नली होती है। उसके बाद है वृषण जाल या रेटे टेस्टिस, बताए थे ना, ये भी एक प्रकार का क्या है हमारा सहायक नली होता है। उसके बाद है शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक, जिसको हम बोलते हैं का वैस इफरेंसिया, क्या बोलते हैं वैस इफरेंसिया, ये वाला, ये देख रहे ये ठीक है। और उसके बाद हमारा है एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण, ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप लोग ये आपका है, ठीक है। और यहां से जो आया है ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका शुक्रवाहिनी नली। तो ये टोटली हमारा क्या है, एक तरह का वृषण का आपका स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तभी इसमें बहुत चीज हमको बारी बारी से पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। नर हार्मोन अभी पढ़ना हमको है कि नर हार्मोन का निर्माण कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये टोटली हम लोग पढ़ेंगे। वृषण के बारे में आप लोग सीखे कि वृषण के क जोड़ी पाई जाती है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, मानव के शरीर में बाहरी भाग पे पाई जाती है। उसके बाद किसके कारण पाई जाती है, तो तापमान के कारण। शुक्राणु का क्या होता है निर्माण, कहां पर सर, वृषण में। कितने डिग्री पर, 34 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान मिलता है तब जाकर शुक्राणु का निर्माण होगा। तो शरीर का तापमान हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत। तो ये था टोटली बाबू क्या हमारा एक नर जनन तंत्र का एक छोटा सा पार्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें नेक्स्ट आगे मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वृषण जालिका होती है, वृषण कोष क्या होते हैं, सारा चीज। अभी आपको एक डायग्राम दिखा दिए, ठीक है। डायग्राम के बाद आपको अभी हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से सबको, ठीक है। तो हम लोग, ये था हमारा लेक्चर 2। लेक्चर फर्स्ट में हमने बात किया था मानव जनन तंत्र में, मानव जनन लैंगिक जनन कैसे होते हैं, मानव क्या होते हैं, सारा चीज। और लेक्चर 2 में हमने सीखा कि वृषण के बारे में। अब लेक्चर 3 में हम आपसे मिलेंगे इसके आगे कि वृषण की पूरी संरचना, कि वृषण कोष क्या है, वृषण जालिका क्या है, आपका अधिवृषण क्या होते हैं, सारा चीज टोटली, ठीक है। और किसी किसी में आपने सुना होगा, किसी मानव में वृषण की संख्या जो आकार होता है, किसी में छोटा किसी में बड़ा, सर वो कैसे होता है, तो सारा चीज आपको हम लेकर आने वाले हैं लेक्चर 3 में। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं कल और फिर पुनः इसी जज्बे और जुनून के साथ। और लेक्चर 3 में हम लोग इससे भी और बेटर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किए हो तो जरूर कीजिए, और करने के बाद अपने तो किए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, तब जाकर हम लोग उसका भी एक आपका भविष्य बना सकते हैं आप, ठीक है। इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बढ़िया एजुकेशन मिलने वाला है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए और करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।